अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 7 है। BScs फर्स्ट का कोर्स है ये। तो आज के लेक्चर में भी हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो अगर आपको समझ आ जाता है तो बाकी जो नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर होंगे, 2 टॉपिक होंगे, वो आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अपना पिछला लेक्चर के हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एम्पलीफायर को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर कोई भी ऐसा सर्किट जो एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को हमने यूज़ किया था एज एन एम्पलीफायर। अब उसका सर्किट हमने देखा था कि किस तरह से हम बनाते हैं, उसकी वर्किंग हमने देखी थी। फिर हमने जो उसकी फेस शिफ्ट था 180 डिग्री का, वो देखा था कि फेस शिफ्ट हमें किस तरीके से देता है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में हमने डेरिवेशन की थी, जिससे फेस शिफ्ट जो है वो हमें -IC साइन के साथ हमें मिला था। उसमें हमने कहा था कि अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर मैंने आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था ट्रांजिस्टर का, सेकंड लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने आपको सिंबल्स NPN का सिंबल बनाकर बताया था कि कॉमन बेस का मतलब होता है कि बेस जो है वो कॉमन होनी चाहिए इनपुट और आउटपुट के दरमियान। इसी तरह कॉमन इमिटर में इमिटर कॉमन होना चाहिए, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन होना चाहिए। तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है इसे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका हाफ पार्ट करेंगे और फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर इसी के साथ साथ हम सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो बेस है आपके पास, NPN ले लें, PNP ले लें, उसमें जो बेस वाला होगा वो कॉमन होगा, किस में, इनपुट में और आउटपुट में। So in this configuration, base will be common in both input and the output. In order to understand the common base configuration, we will use the NPN transistor. हमने NPN transistor use किया है, PNP transistor भी use कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर NPN transistor use किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसका सर्किट डायग्राम आना चाहिए। अगर सर्किट डायग्राम आपको आता है फिर आप इजीली वहाँ से उसकी वर्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने पेपर भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। सर्किट डायग्राम आएगी, फिर उसके बाद उसके इनपुट पार्ट की वर्किंग आएगी, फिर आउटपुट पार्ट की वर्किंग आएगी। तो इसी तरीके से आपने पेपर में भी एक्सप्लेन करना है अगर ये टॉपिक आ जाता है तो हमने सबसे पहले इसका डिस्कस करना है सर्किट के। सर्किट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और हमारे पास इनपुट पार्ट कौन सा है और आउटपुट पार्ट कौन सा। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्किट डायग्राम नज़र आ रही है। अब ये वाला जो ट्रांजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, आपको पता चल रहा होगा कि एरो की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। अगर एरो की डायरेक्शन हमारे पास बाहर की तरफ है तो ये वाला ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, ये हुआ NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो IE लगा हुआ है, IE मैंने लिखा हुआ है, ये M मीटर लगा हुआ है। M मीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। तो ये जो M मीटर होगा ये इमीटर करंट को मेजर करेगा, क्योंकि ये इमीटर के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एरो लगाकर लगाया हुआ है, यहाँ पर भी ये M मीटर ही है, लेकिन ये वाला M मीटर किसके साथ लगा हुआ है, कलेक्टर के साथ। तो ये कलेक्टर करंट को मेजर करेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर IC लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है VCB, ये हमारे पास लगा हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस किसका, कलेक्टर का और बेस का। देखिए कलेक्टर और बेस के दरमियान में मैंने ये लगाया हुआ है।
दोनों के साथ कनेक्ट है। ये एक टर्मिनल कलेक्टर के साथ है, दूसरा हमारे पास बेस के साथ है, तो इसलिए इसे VCB का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास R2 है। R2 आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने एरो इसके ऊपर लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है, VCC बैटरी को नाम दिया हुआ है क्योंकि ये कलेक्टर पार्ट के साथ लगी हुई है। अब इनपुट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने VBE लिखा हुआ है। VBE जो है ये बेस और इमीटर के दरमियान का वोल्टेज हमें देगा क्योंकि इसे इमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखें एरो रेजिस्टेंस के ऊपर शो की हुई है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये। सेम उसी तरीके से जहाँ पर ये हमने आउटपुट पार्ट में डिस्कस किया था, ये भी हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से ये वाली रेजिस्टेंस भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया VBB। अब VBB जो है हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट पार्ट के साथ जो बैटरी लगी हुई है उसे शो कर रही है। अब इनपुट पार्ट हमें कहाँ से पता चलेगा और आउटपुट पार्ट कहाँ से पता चलेगा? मैंने कहा था कि बेस पर हम इनपुट देते हैं, कलेक्टर पर हम आउटपुट लेते हैं, और कॉमन बेस में जो बेस होगी वो दोनों में कॉमन होगी। अब यहाँ पर देखें इस वाले ये वाला जो पार्ट है आपका इतना, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे ब्रैकेट लगाकर, इनपुट पार्ट है ये आपके पास क्योंकि ये बेस और इमीटर का पार्ट है, और बेस यहाँ पर इनपुट में और आउटपुट में दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये होगा आपके पास इनपुट पार्ट, और यहाँ से लेके बेस क्योंकि कॉमन है इसलिए मैंने इसको यहाँ से, इस ब्रैकेट को यहाँ से स्टार्ट किया है। तो बेस से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये होगा हमारे पास आउटपुट पार्ट। मतलब कलेक्टर के साथ जितनी चीज़ें कनेक्ट हैं ये सारी आउटपुट पार्ट में आ जाएंगी। बेस और इमीटर के साथ जितनी चीज़ें कनेक्ट हैं यहाँ पर ये सारी इनपुट पार्ट में आ जाएंगी। IE और IC जो हैं इनको हमने मेजर करना है मिली एम्पेयर में, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट करंट है ये, तो इसको हमने मिली एम्पेयर में मेजर करना है। मतलब ये जो मैंने लगाए हुए हैं ये मिली एम्पेयर में मेजर करेंगे करंट को। अब यहाँ पर मैंने कुछ साइन लिखे हुए हैं। ये हमारे पास जो होती है रेजिस्टेंस, ये हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस का साइन है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये हमारे पास रियोस्टेट का साइन होता है, बहुत सारी वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। और ये भी हमारे पास रियोस्टेट जो होता है ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होती है। इसके ऊपर समटाइम्स एरो इस तरीके से शो होता है, जैसे हमने पिछले सर्किट में यूज़ किया हुआ है, तो वो रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरो इसके ऊपर लगा दे तो वो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस ही देगा। और दूसरा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से भी शो करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है हमारे पास। रियोस्टेट whose resistance can be varied from 0 to R, जो हमने सर्किट में यूज़ किया हुआ है वो रियोस्टेट है। रियोस्टेट की जो वैल्यू है वो 0 से R तक चेंज हो रही है। अब 0 से R का मतलब है कि हम उसे 1 2 3 4 R तक कोई भी वैल्यू तक उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं, और वर्किंग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके इनपुट पार्ट को, कि इनपुट पार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपने देखा था कि इनपुट पार्ट में हमारे पास VBB कनेक्ट थी। VBB इज द कांस्टेंट DC सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट। मतलब जो हम DC सप्लाई दे रहे हैं इनपुट पार्ट को, वो हम कॉन्स्टेंटली उसे सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज देने से क्या होगा कि कांस्टेंट आपके पास इमीटर करंट शो हो रहा होगा, कांस्टेंट ही आपके पास VEB की वैल्यू शो हो रही होगी। तब तक शो होगी जब तक हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करते। एज फर्स्ट वी आर डीलिंग विद द इनपुट पार्ट, सो वी विल नॉट चेंज द इनपुट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इनपुट पार्ट को डील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि कलेक्टर वाली जो रेजिस्टेंस होगी, आपने देखा था पीछे सर्किट में हमारे पास दो रेजिस्टेंस थी, R1 और R2। तो जो कलेक्टर वाली रेजिस्टेंस होगी उसे आप फिक्स रखेंगे जब हम इनपुट पार्ट की बात कर रहे हैं। जब हम इनपुट पार्ट की बात करेंगे, रिपीट कर रही हूँ मैं बात अपनी, जब हम इनपुट पार्ट की वर्किंग की बात करेंगे
तब हमारे पास क्या होगा, जो कलेक्टर वाला पार्ट होगा वो आउटपुट पार्ट है। आउटपुट पार्ट पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है R2, उसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसे किसी एक वैल्यू पर फिक्स कर देंगे, चाहे 2 ओहम, चाहे 3 ओहम, चाहे 4 ओहम, किसी एक वैल्यू पर हमने उसे फिक्स कर देना है। किसे चेंज करेंगे हम इनपुट पार्ट पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है R1, उसे चेंज करेंगे। अब जब हम R1 को चेंज करेंगे तो उसके साथ वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, उसके साथ हमारे पास एमीटर भी लगा हुआ है। अब आपको बताया हम लॉ के मुताबिक V = IR के इक्वल होता है। तो अगर हम R को चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली V भी चेंज होगा और I भी चेंज होगा हमारे पास। तो यही जो बात मैंने अभी आपको बताई है, ये यहाँ पर मेंशन की हुई है कि एज फर्स्ट वी आर डीलिंग विद द इनपुट पार्ट की वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। सो वी विल नॉट वेरी द रेजिस्टेंस R2, तो हम R2 को वेरी नहीं करेंगे। एज द R2 इज नॉट चेंजिंग, R2 चेंज नहीं हो रही। किसके साथ कनेक्ट है ये आउटपुट पार्ट के साथ कनेक्ट है R2। VCB जो होगा ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि VCB आपने देखा था पीछे सर्किट में आउटपुट पार्ट के साथ था। तो अगर R2 आप चेंज नहीं कर रहे, किसी एक वैल्यू पर फिक्स कर दिया है, तो VCB भी चेंज नहीं होगा। एंड प्रोवाइडेड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो वोल्ट मीटर होगा वो आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने R2 को तो फिक्स रख लिया, अब हमने वेरी करना है रेजिस्टेंस को, R1 को, इनपुट पार्ट वाली रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम इनपुट पार्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं। सो वेरी द रेजिस्टेंस, हमने क्या करना है, वेरी करना है, चेंज करना है रेजिस्टेंस को, R1 को, R2 को चेंज नहीं करना। जब हम बात करेंगे आउटपुट पार्ट की तब हम R2 को चेंज करेंगे और R1 को फिक्स कर देंगे हम। सो R1 को हमने वेरी करना है 0 से R तक। एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको डिफरेंट वैल्यू देगा, बेस और इमीटर के दरमियान जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यूज देगा। आपने वो रीडिंग्स जो आपको मिल रही होंगी वो नोट डाउन कर लेनी है। इसी तरीके से अगर V भी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पास इमीटर करंट भी चेंज हो रहा होगा। ओहम लॉ के मुताबिक V = IR, तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इमीटर करंट भी चेंज होगा। तो आपने ये जो चेंजिंग आ रही है रेजिस्टेंस के चेंज करने से VBE में और IE में, इन दोनों को नोट कर लेना है। जितनी भी रीडिंग्स आप चेंज करेंगे, 5 ले रहे हैं रीडिंग, 6 ले रहे हैं, उन सारी रीडिंग्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आ गई, VBE की भी और IE की भी। तो अब हम यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमें प्रोवाइड करेगा डिफरेंट वैल्यूज कौन सी होंगी, रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हमने यूज किया है ट्रांजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इन रीडिंग्स की, जो रीडिंग्स हमने ली हैं इनकी वैल्यूज के दरमियान। So different readings of VB and IE on the graph provide us the curve that is known as the input characteristic curve. यहाँ से जो हमें कर्व मिलेगी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे VBE और IE के दरमियान, तो यहाँ से आपको जो कर्व मिलेगी, रीडिंग से आपने एक कर्व अटेन कर ली, वो जो रीडिंग से आपको कर्व मिली है उसको हम नाम देते हैं कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। और इसी तरीके से हम आउटपुट की भी ड्रॉ करेंगे, आउटपुट पार्ट की भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ गई कि हमने किस तरीके से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट को डिस्कस किया और उसका इनपुट पार्ट डिस्कस किया। अब हम इसकी कर्व की बात करते हैं कि इसकी कर्व जो है वो हमें डिफरेंट फैक्टर किस तरीके से प्रोवाइड करेगी। विद द हेल्प ऑफ द स्लोप, कर्व के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। उस स्लोप की मदद से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस। अब अगर आपके पास रेजिस्टेंस मिल गई है आपको, तो आपको पता है कि डीसी सर्किट का जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टेंस। तो हम यहीं से ही कंडक्टेंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस कर्व को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर VB की वैल्यू ले ली, जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर ले ली।
और जो इमिटर करंट था वो आपने वाई एक्सिस पर ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप कर्व को ड्रॉ करोगे तो आपके पास इस तरीके से कर्व आएगी। ये इनपुट पार्ट की बात हो रही है, आउटपुट पार्ट की कर्व को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये इनपुट पार्ट में आपके पास इस तरीके से कर्व आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्लोप ड्रॉ कर ली है। ये जो स्लोप है इस पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो वैल्यूज है, एक डेल्टा VBE जो यहाँ से हम लेंगे, डेल्टा IE जो हम y एक्सिस से लेंगे। अब जब दोनों वैल्यूज ये आपको मिल गई हैं तो आप इजीली रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओहम लॉ के मुताबिक R इज टू V/I होता है आपके पास। तो यहाँ से V भी है आपके पास, I भी है आपके पास, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, R in इज इक्वल टू, यही जो दो फैक्टर्स हमने यहाँ से काउंट किए ये आप यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है VCB। VCB का मतलब है कांस्टेंट आपने रखा है किसको, VCB को, जो हमने आउटपुट पार्ट में डिस्कस किया था। VCB कलेक्टर और बेस के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये वो है हमारे पास, और ये हमने कांस्टेंट रखा था। कांस्टेंट कैसे था हमारे पास, क्योंकि हमने R2 को चेंज नहीं किया था। अगर हम R2 को चेंज करते तब ये वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती। तो अब अगर आपने कंडक्टेंस काउंट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को इन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे। VCB हमारे पास एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट ही रखा हुआ है दो केसेस में। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं इनपुट कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ, ये हमारे पास थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया कि VCB जो है ये शो कर रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB। हमने ये रेजिस्टेंस काउंट की है, इनका मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस काउंट की है, कहाँ पर हमने काउंट की है, ये कांस्टेंट VCB पर काउंट की है हमने। और जो कर्व मिली थी हमें वहाँ से हमने स्लोप ड्रॉ करके ये वैल्यूज ले ली। अब अगर हमें ये कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं इसी को रिवर्स कर दूंगी, और इसको इन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा IE जो डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और डेल्टा VBE जो नोमिनेटर में है हमारे पास इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो इनपुट कंडक्टेंस की मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है DC सर्किट चैप्टर में, वहाँ से आपको याद आ गया होगा कंडक्टेंस का कि ये हमें कंडक्टेंस के बारे में बताता है कि कितने जो चार्जेस हैं वो कंडक्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें GC हमारे पास आ गया डेल्टा IE डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 1 में हमने उसी को इन्वर्ट कर दिया है। VCB हमारे पास एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस भी आ गई। आज हमने इनपुट पार्ट डिस्कस किया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, और जो इसका आउटपुट पार्ट होगा इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वाला समझ आ जाए। तो नेक्स्ट जो दो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लास्ट में डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।